Hi everyone, very warm welcome to all of you to Tandon classes. This is Yashika Tandon presenting you a next video based on industrial relations. So अब हम बात करने वाले हैं आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस की या लेबर लॉज की हिस्ट्री के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है, तो इसको हम दो पार्ट में जो है पढ़ेंगे। ये आपका पार्ट नंबर फर्स्ट है जिसमें मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस की, तो ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। वन इज़ प्री इंडिपेंडेंस, ठीक है जी, इंडिपेंडेंस से पहले क्या हाल था, इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे आया, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया। फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंट के बाद इंडिया में कैसे जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है आगे बढ़ा, राइट, रिलेशंस जो हैं वो आगे बढ़े। तो इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये बात जानेंगे कि प्री इंडिपेंडेंस एरा में क्या क्या चीज़ें हुई, उसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री इंडिपेंडेंस एरा में बहुत सारे ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं, तो उनको मैं धीरे धीरे कर आपको बताऊंगी। विदाउट आप कॉन्सेप्ट वीडियो देखे बिना प्लीज़ एमसीक्यूज़ वाली वीडियोस मत देखिएगा, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, जैसे जैसे आपको चैप्टर सिखाती जा रही हूँ, कॉन्सेप्ट सिखाती जा रही हूँ, उसी के बेसिस के ऊपर मैं आपको एमसीक्यूज़ करवा रही हूँ। तो अगर आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखते हैं तो आप एमसीक्यूज़ वाली वीडियो को मत देखिए, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट समझे ना। अगर आप कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से पढ़ रहे हैं फिर आप एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ पे जा सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट जो है वो आता है। तो ये वीडियो जो है वो यूपीएससी ईपीएफओ के लिए डिज़ाइन की जा रही है 2020 एज यू नो। और अगर आपके किसी भी सिलेबस में इंडस्ट्रियल रिलेशंस आता है तो आप बेफिक्र होकर इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। मैं इसमें सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में जब बात की जाती है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं ये एंशंट इंडिया के टाइम पर समझेगा। एंशंट इंडिया के टाइम पर अगर आप देखोगे, हमारे यहाँ पर इंडिया में एग्रीकल्चर और ट्रेडिंग ये सबसे इम्पॉर्टेंट था। यू नो दैट कि मोस्ट ऑफ द जितने भी पॉपुलेशन है हमारी रूरल पॉपुलेशन, वो सारी की सारी एग्रीकल्चर में थी। किंग्स के टाइम पर भी, वैदिक इरा के टाइम पर भी जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते थे। ये आप लोग एंशंट इंडिया में बहुत अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है। बट ये मैं आपको बात क्यों बता रही हूँ, जैसे जैसे भारत में दूसरी कंपनीज़ आती हैं, जैसे कि पोर्चुगीज़ आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आती हैं, तो वो भारत के लोगों के ऊपर कितना दबाव डालती हैं, अत्याचार करती हैं ना। तो जो आर्टिसन होते हैं, जो इंडिया की लोग होते हैं, वो तब भी उस वक्त जो है, जैसे कि जो डाइंग करना या छोटे मोटे काम करना घर के, ठीक है जी, और आप कह लो कि आर्ट एंड कल्चर के ऊपर वो लोग आर्ट एंड क्राफ्ट्स के ऊपर काम करते थे। तो हुआ क्या, प्री इंडिपेंडेंस फेस के बारे में जब हम बात करें तो ये अगर आप देखोगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है आपका आता है यूरोप में। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है ये 18th सेंचुरी में यूरोप में आता है। 18th सेंचुरी का मतलब क्या है, जैसे कि अगर आप देखो 1800 के, तब ब्रिटिशर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पर थी, ठीक है जी। अब ये 18 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या आता है कि मशीनों का यूज़ होना शुरू हो जाता है, तो मशीनें लग जाती हैं। अब देखो, जो चीज़ मशीन से बन रही है वही इंडियन आर्टिसन जो है अगर बनाएगा तो वो अच्छे तरीके से एक तो नहीं बना पाएगा। मशीन का कंपैरिजन हम एक इंसान के साथ नहीं कर सकते, है ना। तो धीरे धीरे ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये भारत में भी आता है और 19th सेंचुरी में हमें इसको देखने को मिलता है, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जहाँ पर अगर आप देखोगे कि मशीनें वगैरह लग जाती हैं और लोग जो हैं वो ज़्यादा मशीनों वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि जो इंडियन आर्टिसन होते हैं वो सारे जो हैं बेरोज़गार हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि जहाँ पर मशीनें लगी होती हैं, जहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश होती हैं, वहाँ पर जाकर काम करते हैं। अब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इसमें क्या होगा, बेसिकली इसका काम क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, है ना। तो जितना ज़्यादा वो पैसा कमाएंगे उतना ज़्यादा वो ऑलरेडी आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए वो क्या करते थे, जो वर्कर्स होते थे उनको बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशंस में रखते थे। तो आज हमें यही चीज़ जाननी है कि ये चीज़ें सारी कैसे इवॉल्व होती हैं।
तो सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में अगर हम बात करें, जो फैक्ट्री सिस्टम कुछ था वो स्टार्ट हुआ। इसमें आपको मैं जो है अपने ही नोट्स से अपने ही तरीके से आपको पढ़ाऊँगी, तो अगर आप साथ में चाहते हो नोट्स बना सकते हो। यहाँ पर आपको कोई इतना खास टेक्स्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है जी। कॉपी पेस्ट पे हम बिलीव नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस ईरा पे मैं बात कर रही हूँ। अगर प्री इंडिपेंडेंस ईरा की बात की जाए, इसमें आप इस फेस में आप क्या देख रहे हो? इस फेस में आपने सबसे पहली बात जानी कि यूरोप में 18th सेंचुरी के वक्त, ठीक है जी, 18th सेंचुरी में यूरोप में क्या आता है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, ठीक है जी। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है हमें देखने को मिलता है भारत में 19th सेंचुरी के करीब में, ये पूरा फैल जाता है, ठीक है जी। अब ये पूरा फैल जाता है तो जिससे क्या होता है कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ का जो है इवोल्यूशन होता है आपका भारत में। मॉडर्न इंडस्ट्री जो है वो आती है भारत में, ठीक है। जिससे क्या होता है आपकी जो है सबसे पहली, आपको यहीं पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जा सकती है कि 19th सेंचुरी में जब मॉडर्न इंडस्ट्री इवोल्यूशन पे आती है तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट आपसे ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है कि ऐसी फर्स्ट इंडस्ट्री, ठीक है, कहाँ पर इस्टेब्लिश होती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इंडस्ट्री है आपकी इन इंडिया में वो इस्टेब्लिश होती है बॉम्बे में, ठीक है जी। बॉम्बे में इस्टेब्लिश होती है और इसका आपको ईयर भी याद रखना है। जो ईयर मैं आपको बता रही हूँ वो ईयर है 1831 का, ठीक है जी। ये 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के बीच में चलेगा। 1831 में पहली इस्टेब्लिश हो जाती है। और ये जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है पहली इंडिया में, ये किसके बेस पे होती है? इंडिगो नील जो होता है ना, नील, उसकी प्लांटेशन के ऊपर ये फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश होती है। तो सबसे पहला फैक्ट आपने ये जाना। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं एक और, यहीं इसी टाइम पर अगर हम देखें, जूट मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। जूट मैन्युफैक्चरिंग की जो आपकी पर्टिकुलरली देखोगे जो स्टार्ट होती है वो आपकी होती है कलकत्ता में, राइट। तो इस तरीके से अर्ली फेज़ जो है वो आपका चलता है। अब इस अर्ली फेज़ के बारे में जो प्री इंडिपेंडेंस फेज़ मैं आपको बता रही हूँ, इस टाइम पर होता क्या है अब इसको समझिएगा। जैसे क्या होता है कि जैसे जैसे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती है तो यहाँ पर क्लियर कट दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। दो चीज़ें रोल प्ले कर रही होती, दो ऐसे कह लो आप प्लेयर्स होते हैं जो रोल प्ले कर रहे होते हैं। प्लेयर नंबर 1, इसको मैं प्लेयर में डिवाइड कर रही हूँ सो दैट आप समझ पाएँ। प्लेयर नंबर 1 कौन है? जो है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट का मतलब क्या है? जो लोग इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। प्लेयर नंबर 2 अगर हम इनके बारे में बात करते हैं, ये कौन है? ये आपके वर्कर्स हैं जिनको हम बोलते हैं लेबर, ठीक है जी। अब ये दोनों प्ले कर रहे हैं। अब आप देखो कैपिटलिस्ट और लेबर के बीच में लड़ाई किस बात की होगी? कैपिटलिस्ट क्या चाहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं प्रॉफिट अर्न करूं, है ना। तो वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो क्या करेगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस लेबर से वर्क जो है वो लेगा, ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा वर्क लेगा, मैक्सिमाइज़ अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने के लिए उसको इसका काम जो है वो बढ़ाना पड़ेगा और सहूलतें जो है वो कम देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर जो वर्कर्स होते थे या जिनको लेबर्स बोला जाता था, उनको बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में रखा जाता था। उनको सिर्फ एक कंसीडर किया जाता था टूल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी। जो सिर्फ प्रोडक्शन यानी कि जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो चीज़ें बनाने के लिए ही काम करते हैं, ठीक है जी। आप प्रोडक्शन, टूल ऑफ प्रोडक्शन जिसको कंसीडर करेंगे, जिसको सिर्फ ये माना जाएगा कि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है, उनको क्या वो ज़्यादा सैलरी और ज़्यादा सहूलतें देंगे? नहीं, बिल्कुल भी ज़्यादा सहूलतें जो है वो नहीं दी जाती थी। बहुत ही मेयरली अगर मैं बात करूँ, बहुत ही कम पैसे में उनको मेयरली वेजेस दी जाती थी। मिगर जितनी भी उनको मिगर वेजेस दी जा सकें उतनी वेजेस जो हैं उनको देते थे, कम वेजेस देते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा उनको लॉन्ग यानी कि वर्किंग आवर्स के काम करवाते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनके साथ उस वक्त हो रही थी। तो इससे क्या हुआ कि जो वर्कर्स होते हैं ग्रेजुअली एक टाइम ऐसा आता है कि वो उनका जो मतलब कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा आप किसी के ऊपर सप्रेस करते जाओगे, एक ना एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि वो जो है आपके ऊपर एक्शन लेगा। तो वो एक्शन होना ही था। तो एक दिन ऐसा आता है कि जो वर्कर हैं वो थक जाते हैं। तो
यहीं पर कॉन्सेप्ट जो आता है वो ग्रुपिज्म का आता है, जहाँ पर एक ट्रेड यूनियन बनती है। तो ये यूनियन बननी स्टार्ट हो जाती है वर्कर्स की। तो यहाँ पर जो है 1860 का जब टाइम आता है, 1860 का ये टाइम पीरियड होता है। 1860 पीरियड में आप देखते हो कि क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं ये अनरेस्ट हो जाते हैं। अनरेस्ट मतलब देखो इंडिया में क्या होता है, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं। और प्रोटेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जो इंडिगो उनको बहुत ही ज़बरदस्ती जो है कल्टीवेट करने का बोला जाता है और अनरेस्ट हो जाते हैं। और ये हमें कुछ ऐसे स्टेट्स में देखने को भी मिलता है, ठीक है, जैसे कि नागपुर। और इसी साथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटना जो है आप देखोगे मतलब एक इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन बनती है, ये आपको याद रखनी है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। टाइम पीरियड होता है 1890 का, 1890 का। एक वर्कर की पहली, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट वर्कर्स एसोसिएशन, ठीक है जी, पहली वर्कर की एसोसिएशन बनती है जिसका नाम दिया जाता है नेम्ड बॉम्बे मिल हैंड्स, ठीक है जी। बॉम्बे मिल हैंड्स जो है ये बनती है एसोसिएशन। और आपको ये भी पता होना चाहिए किसके एफर्ट्स के साथ इस्टेब्लिश की जाती है। समटाइम्स ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उनका नेम है लोखंडे, ठीक है जी। इनके एफर्ट्स के साथ जो है ये वर्कर्स की एसोसिएशन जो है वो इस्टेब्लिश होती है। तो इसी तरीके से जो है एक यूनियन बन जाती है। फिर उसके बाद आगे आपका चलता है एंड देन कहानी जो है वो आगे बढ़ती है। जैसे कि अगर आप देखोगे उसके बाद क्या होता है कि एक ट्रेड यूनियन एक्ट भी जो है एग्जिस्टेंस में आता है। तो आपको याद रखना है कि ट्रेड यूनियन एक्ट जो है, ट्रेड यूनियन एक्ट जो है ये कब आता है, ये आता है 1926 में, ठीक है जी, जिसमें ये लिखी जाती है रजिस्ट्रेशन कैसे की जाएगी इन यूनियंस की। अब ये कहानी हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ी, हमने अभी पढ़ा कि 18th सेंचुरी में यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है। 19th सेंचुरी तक पूरी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो जाती है, जिसमें हमने दो बातें जानी। सबसे पहले हमने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये जानी कि भारत की पहली इंडस्ट्री जो है इंडिया में कहाँ पर इस्टेब्लिश होती है जी, बॉम्बे में इस्टेब्लिश होती है। 1831 का पीरियड होता है और वो इंडिगो से रिलेटेड होती है। जूट की मैन्युफैक्चरिंग भी कलकत्ता में होती है। सेकेंडली हमने जाना कि 1890 का टाइम ऐसा होता है जिस वक्त जो है वर्कर्स जो हैं वो तंग आ चुके होते हैं कैपिटलिस्ट से, क्योंकि वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर डाल रहे हैं। तो 1890 में पहली वर्कर्स की एसोसिएशन जो है वो बॉम्बे मिल हैंड्स जो है वो बनती है, NM लोखंडे। देन मैंने आपको बताया कि ट्रेड यूनियन एक्ट बनता है 1926 में। अब उसके बाद टाइम पीरियड आता है आपका जो है आगे इसका टाइम पीरियड। इस वक्त क्या होता है, इस वक्त जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही होती है। 1914 से लेकर, ठीक है जी, 1914 से लेकर 1918 तक आपकी वर्ल्ड वॉर चल रही होती है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है जी। अब इस टाइम पर क्या होता है कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चलती है ना, तो बहुत प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, देखो गाइस, सबसे पहले प्राइसेस बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। जब वर्ल्ड वॉर आती है ना, चीज़ों के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो वेजेस भी तो बढ़नी चाहिए ना। लेबर्स वो चीज़ें कैसे खरीदेंगे जो उनको इतनी कम वेजेस दे रहे हैं, वो अपनी घर की जो चीज़ें हैं वो कैसे पूरे करेंगे, घर की ज़रूरतें कैसे पूरी करेंगे। बट यहाँ पर लेबर की वेजेस नहीं बढ़ाई जाती, जबकि प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे ज़्यादा लेबर्स जो है और ज़्यादा अनरेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्राइक जो है इसके बाद होती है। और ये स्ट्राइक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। ये जो स्ट्राइक है ये आपकी एक टेक्सटाइल में होती है, ठीक है जी, अहमदाबाद में, है ना, आपने सुना भी होगा। और ये कब होती है, 1917 में, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है हैंडल की जाती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद स्ट्राइक्स मद्रास में भी होती है और भी कर्नाटिक मिल्स में भी होती है 1910 से 1921 में। ऐसे बहुत सारी स्ट्राइक्स जो हैं वो होनी शुरू हो जाती हैं। देन क्या होता है
कि जब वर्ल्ड वॉर आती है तो एक बात समझ में आ जाती है कि लेबर्स को मैनेज करने के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है जी। तो इसी टाइम पीरियड को देखते हुए, वर्ल्ड वॉर को देखते हुए क्या होता है कि आपका एक जो है 1919 में, प्लीज़ रिमेंबर दैट 1919 में आपकी इंडियन, ठीक है जी, सॉरी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश होती है। ठीक है जी। जो डेवलपमेंट देखते हैं कि किस तरीके से आपकी जो है क्या कहते हैं, लेबर्स के लिए लॉज वगैरह बनाए जाएं जो वर्ल्ड वाइड देखे जाएंगे, क्योंकि हर जगह ये चीज़ हो रही थी। ओके, देन एक और चीज़ आती है, ये तो हो गया इंटरनेशनल आपकी लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो आप पढ़ोगे भी। एक ऑल इंडिया के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऑल इंडिया जो है ट्रेड यूनियन कांग्रेस भी बनती है उस टाइम पीरियड पे, तो वो बनती है आपकी 1920 में। ओके, देन उसके बाद क्या होता है, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर होती है कि ये सारी चीज़ें होने के बाद एक 1923 में आपका एक एक्ट आता है जिसका नेम है, ये आपको याद रखना है कि 1923 में कौन सा एक्ट बनता है। उस एक्ट को बोला जाता है एम्प्लॉयर्स कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयर कंपनसेशन एक्ट, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं। ओके, देन आगे चीज़ें बढ़ती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद आप एक चीज़ देखते हो कि इस टाइम पीरियड पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर आती है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब आती है, अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये जब आती है ना, तो इस टाइम पीरियड पे, ये टाइम पीरियड होता है 1939 का, 1939 से लेकर 1945 तक। अभी जस्ट सुनिए, मैं आपको एक पूरा फ्लो चार्ट बना कर दूंगी जिससे आपको याद हो जाए, मैं सारी चीज़ें आपको रिवाइज करवाऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, अगेन जो है कंडीशंस जो हैं और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। वर्कर्स के पास और पैसे नहीं होते भाई, उनको और जो वेजेस जो हैं वो कम दी जाती हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से क्या होता है कि अब वर्कर्स के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है। फिर गवर्नमेंट जो है अब देखना शुरू कर देती है कि वर्कर्स के साथ कुछ गलत ना हो, उनको पैसे मिले। तो यहीं पर ट्राइब पार्टी का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था वो रोल प्ले करता है। तो 1942 के करीब जो है इंडिया में ट्राई पार्टी कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसमें गवर्नमेंट भी अब रोल प्ले करती है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, है ना। तो यहाँ पर है आगे क्या होता है कि आपकी एक और ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है जिसका नेम होता है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भी आपकी इस्टेब्लिश होती है। ये इस्टेब्लिश होती है 1947 में। देन बहुत सारे जैसे कि एक्ट इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ऐसी पूरी चीज़ें होती हैं। यही आपकी प्री इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री थी। अब देखो, इसको मैं एक तरीके से आपको पूरा एक फ्लो चार्ट बनाकर दिखाती हूँ सो दैट आप इसको याद रख सको, जो बातें हमने की, आपको कहानी तो समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले हमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो याद रखने हैं। वो कौन कौन से रखने हैं? सबसे पहले हमने बात की क्या कि जैसे कि 1831 में हमारी पहली फैक्ट्री जो है, फर्स्ट फैक्ट्री इंडिया में इस्टेब्लिश होती है, फर्स्ट इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं इंडिगो की। और वो कहाँ पर होती है? वो आपकी होती है, हाँ जी बिल्कुल, बॉम्बे में। ठीक है जी, अब उसको मुंबई कहते हैं और ये इंडिगो की होती है। और यहीं पर इस टाइम पीरियड पे आप देखते हो कि जूट की भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है। वो कहाँ पर होती है? हमने देखा जी, कलकत्ता। ठीक है जी, तो ये दो चीज़ें हमने जानी थी। उसके बाद हमने क्या जाना था कि यहाँ पर 1860 का टाइम पीरियड आता है, जिस टाइम पर आप देखते हो कि क्या होता है कि 1860 के टाइम पीरियड पे लेबर्स जो होते हैं वो अनरेस्ट हो जाते हैं। लेबर्स के अनरेस्ट होने के कारण जो है नागपुर जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा जो है आप देखते हो कि लोग जो हैं एक तरीके से वायलेंट हुए होते हैं, है ना जी। तो उसके बाद हमने देखा था कि 1890 के टाइम पीरियड पे क्या होता है कि एक तरीके की पहली फर्स्ट वर्कर्स की एसोसिएशन बनती है 1890 के। और ये जो एसोसिएशन है इसका नाम भी मैंने आपको बताया था, एसोसिएशन का नाम है बॉम्बे मिल हैंड्स, राइट, बॉम्बे मिल हैंड्स। और ये हमने जाना था कि इनके एफर्ट से हैं, वो है NM
यस, लोखंडे। ओके, सो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमने क्या बात की, उसके बाद हमने बात की कि भाई आपकी वर्ल्ड वॉर आती है। वर्ल्ड वॉर में हमने क्या देखा कि भाई 1914 से लेकर 1918 के बीच में ये वर्ल्ड वॉर आती है। इस टाइम पीरियड पे ही एक तरीके से होती है, ठीक है जी। इस टाइम पीरियड पे क्या होता है कि हमने देखा कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है आपकी अहमदाबाद में जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा एक स्ट्राइक लीड की जाती है, राइट, महात्मा गांधी जी के द्वारा, ये बात की हमने। फिर उसके बाद हमने देखा कि फॉर्मेशन होती है 1919 में किस चीज़ की, आपकी ILO की, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने एक और चीज़ जानी थी कि आपका 1923 पीरियड में आपका इम्पॉर्टेंट एक एम्प्लॉयर कंपनसेशन एक्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको गाइज याद रखनी है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से एवोल्यूशन जो है वो हुआ। एक और चीज़, यहाँ पर ट्रेड यूनियन एक्ट भी आता है। ट्रेड यूनियन एक्ट भी आप याद रख लीजिएगा कि कब आता है, उसका भी टाइम पीरियड जो है आपका 1926 है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर कंपनसेशन एक्ट एंड ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। देन आपकी, मैंने आपको बताया था, इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर आती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ये आपकी कब आती है, ये आपकी आती है 1939 से लेकर 1945 तक। तो अगेन यहाँ पर जो है एक तरीके से प्राइसेस राइज होते हैं, जिसके क्या होते हैं कि 1942 के टाइम पीरियड पर आपकी जो है एक तरीके से ट्राई पार्टी का कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है। और इसी के दौरान जो है आपकी जो है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो बनती है, और वो बनती है 1947 में। सो दिस इज़ अ प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। आप इसको एक बार देखना चाहते हो तो देख सकते हो। राइटिंग के लिए माफ़ी चाहती हूँ, बस ऐसे ही लिखा जाता है पेन के साथ, ठीक है जी, इतना साफ नहीं लिखा जाता है, और धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो हो जाएगा। तो दिस इज़ अ पर्टिकुलर आपकी प्री इंडिपेंडेंट हिस्ट्री। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एंड द नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो मैं आपको पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के बारे में बताऊँगी। कुछ इसी तरीके से, ईजी तरीके से करेंगे। पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है, फिर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनमें से निकाल लेंगे। नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो आप बुक से रेफ़र भी कर सकते हो। फैक्ट्स कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही जो है हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस अब करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाए। पूरा का पूरा कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।